हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? करते रहना चाहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना। और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। अब बोर होने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से। बस ये है कि आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, वीडियो चल रहा है, ध्यान दे रहे हैं, कहीं और सोच कहीं और रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं, पूरा फोकस से, ध्यान से। आसपास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्ब कोई करने वाला नहीं होना चाहिए। पूरे फोकस के साथ इसको देखो, ध्यान दो, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। तो पीछे वाली क्लास में पढ़ा था, किस किस के बारे में पढ़ा था? एक तो मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, अलग अलग परमाणुओं का क्रमांक सबका अलग अलग होता है। जैसे आपके हाइड्रोजन नंबर होते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, जैसे इनके मैं बोल रहा हूँ इनके ऐसे ही क्रम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। तो ये तो इनके परमाणु क्रमांक है, अर्थात इनका एटॉमिक नंबर। एक बताया था मैंने एटॉमिक मास, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग। ये एटॉमिक मास था, बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, ये एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक जो नंबर था, जिसका जो नंबर आता है, ठीक है ना, जैसे नियोन, तो नियोन का नंबर 10 है। तो इसका मतलब ये होता है, बताया था मैंने, कि 10 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इसमें प्रोटॉन होते हैं, ये बताया था। तो एटॉमिक नंबर तो ये बताता है, और एटॉमिक जो मास है वो क्या बताता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग। अर्थात आपको अगर प्रोटॉन पता है या उसका एटॉमिक जो मास है वो पता है, तो प्रोटॉनों को हटा दो, न्यूट्रॉनों का पता चल जाएगा। और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का पता है तो उन दोनों को जोड़ दो, तो उसका क्या निकल जाएगा, उसका, उस तत्व का एटॉमिक मास। सोडियम का उदाहरण लेके बताया था मैंने। सोडियम का जो एटॉमिक मास है 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। ऐसे ही कार्बन 12 का 12 होता है। तो कार्बन 12 का जो 12 है एटॉमिक मास है, वो क्या होता है? इसका मतलब समझ में आ गई होगी। आपको पता है ना, कार्बन का नंबर 6 है। 6 है तो प्रोटॉन तो फिक्स है, 6 ही है। तो अब इसका जब 12 है ये, तो आप समझ गए होंगे न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है, तभी तो 12 हुआ है। तो ये, अर्थात आपको इन दोनों में से कोई दो चीज पता है तो तीसरी आप पता कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया था, कार्बन के जो एटॉमिक मास है वो 12 है, और कार्बन का नंबर 6 है, इसलिए उसमें 6 प्रोटॉन है। तो सीधी सी बात है, न्यूट्रॉन कितने? 6। तो ये चीजें इन पे चर्चा कर ली थी। उदासीन क्यों होता है ये भी बता दिया था, क्योंकि उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन उस पर होते हैं। आयन, उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, माइनस या प्लस, ये भी मैंने बताया था कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। ये आयन बन गए, अभी उदासीन परमाणु नहीं रहे। तो आज बात करेंगे परमाणुकता की, ठीक है ना, कि परमाणुकता क्या है। तो देखो, कोई भी परमाणु है ना, मैंने बताया था परमाणु अकेला नहीं रहता है, ग्रुप में, या ऐसे कहो कि अणु के रूप में रहता है। और यदि वो अणु के रूप में नहीं है तो फिर आयंस के रूप में होगा। तो या तो आयंस का ढेर होगा जो कि हमें नजर आएगा, या फिर अणुओं का ढेर होगा जो कि हमें नजर आता है। तो वो जो अणुओं के रूप में रहता है वो देखेंगे कि कितने परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं किसी भी उसके तत्व के, ठीक है ना। तो देखो, परमाणुकता वही होती है कि किसी अणु में कितने परमाणु रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, ऐसे ही बात कर लो कार्बन की, ऐसे ही बात कर लो नाइट्रोजन की, ऐसे ही बात कर लो ऑक्सीजन की, ठीक है, और ऐसे ही बात कर लो सल्फर की। तो यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ, सल्फर की बात कर लो, क्लोरीन की बात कर लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, हाइड्रोजन का जो परमाणुकता है वो कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु, 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर अणु के रूप में रहते हैं, अर्थात ये इसका अणु है। तो इसकी परमाणुकता कितनी हुई? 2। अर्थात इसके अणु में कितने परमाणु? 2। तो इसकी परमाणुकता 2। हीलियम, हीलियम देखो सिंगल है, ये अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, इसलिए ये अकेला रहता है। इसकी परमाणुकता क्या है? 1। ये हीलियम का हीलियम ही रहेगा, जोड़ी बनाकर नहीं रहेगा। लिथियम है, लिथियम भी एक धातु है, तो ये भी एक परमाणु है। कार्बन, कार्बन है वो सिंगल है, ये भी एक परमाणु है। ये ऐसा नहीं कि C2 या C4 के रूप में रहता है, नहीं। अब देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो आपको मिलेगा वो N2 के रूप में मिलेगा, ठीक है, अर्थात इसकी परमाणुकता कितनी? 2। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी? 2। और ऐसे ही ओजोन, ये ऑक्सीजन है तो ये O2 के रूप में रहता है। ये ओजोन है,
तो ओजोन जो है O3 के रूप में रहता है। तो इसकी परमाणुता कितनी? 3। अब आपको समझ में आ रही होगी परमाणुता क्या चीज है। सल्फर, ये जो सल्फर है इसकी परमाणुता 8 होती है। तो इसकी परमाणुता कितनी? 8, क्योंकि S8 के रूप में रहता है। सल्फर के कितने परमाणु जुड़कर रहते हैं एक साथ कि अणु के रूप में, अर्थात इसके सल्फर के अणु में कितने परमाणु रहते हैं? 8, इसलिए इसकी परमाणुता 8। ऐसे ही क्लोरीन की परमाणुता कितनी? 2, क्योंकि 2 परमाणु जुड़ के रहते हैं। इस प्रकार से अब आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणुता क्या चीज है, ठीक है ना। तो ये थी परमाणुता। नेक्स्ट देखो, आयन क्या चीज होती है, थोड़ा चर्चा कल भी की थी मैंने। देखो इसको वैसे कह सकते हैं कि परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जिसके ऊपर कोई निश्चित चार्ज हो, निश्चित आवेश हो। जैसे मान लो कल बताया था मैंने सोडियम, इसके ऊपर ये परमाणु है, इसके ऊपर निश्चित चार्ज हो, या फिर Cl के ऊपर एक चार्ज है तो ये भी आयन है। या फिर परमाणु का समूह O और H दोनों का ग्रुप है, उसके ऊपर एक माइनस का चार्ज हो। ये अकेले पे H पे नहीं है, दोनों पर मिलाकर है। और ये अकेले Na पे है, ये अकेले Cl पर है, ठीक है। तो परमाणु अथवा परमाणु का समूह, और भी बड़ा समूह ले लो, जैसे मान लो कार्बोनेट है CO3, तो ये जो CO3 है इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये अमोनियम है NH4, इसके ऊपर पूरे के ऊपर प्लस एक चार्ज होता है, पूरे के ऊपर, H पे नहीं, पूरे के ऊपर। लेकिन लिखते कैसे हैं? ऐसे सिंगल के रूप में लिखते हैं NH4 प्लस, यहाँ लिख देते हैं +1, ये प्लस। लेकिन होता कैसे है? ये पूरे ग्रुप पे होता है चार्ज। एक N और 4 H का जो ग्रुप है, समूह है, इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज है। ये अकेले Na के ऊपर एक प्लस का चार्ज है, ये Cl के ऊपर अकेले पर एक माइनस का चार्ज है, इन दोनों पर मिलाकर माइनस का एक चार्ज है। तो आयन का मतलब क्या हुआ? परिभाषा समझ में आ गई होगी कि परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जिसके ऊपर कोई निश्चित आवेश है, चार्ज है, इसको बोलते हैं चार्ज आवेश, ठीक है ना, उसको आयन कहते हैं। तो अब समझ में आ गई होगी आयन है, तो ये आयन बन जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि देखो ये 2 प्रकार के होते हैं, ऋणायन और धनायन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनायन और कैटायन, एनायन और कैटायन, ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं आयन। तो देखो एनायन का मतलब ऋण आयन, जिसके ऊपर ऋण चार्ज हो, माइनस चार्ज हो। तो देखो अभी जो मैंने बताया था ये सब इसमें आ गई। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, OH के ऊपर माइनस चार्ज है पूरे ग्रुप पे, और CO3 पे भी 2 माइनस की चार्ज है। तो इस प्रकार से ये जो है ये ऋणायन है सारे के सारे, और धनायन ये रहा, ठीक है ना। ऐसे कैल्शियम का है 2+, मैग्नीशियम का है 2+, Na है Na+, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये धनायन है। और एक ये रहा NH4+, तो ये सब ये वाले धनायन, ये वाले ऋणायन, ठीक है। और इन सबको कहते हैं आयन, अर्थात एक तरह से कोई चार्ज आ गया। अब ये परमाणु उदासीन नहीं है, मतलब जैसे ये परमाणु है तो ये उदासीन नहीं है। अब ये भी परमाणु है, ये उदासीन नहीं है। ये क्या है? ये परमाणुओं का समूह है जो भी उदासीन नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? NaCl, ये भी परमाणुओं का समूह है लेकिन ये उदासीन है। ये 2 परमाणुओं का समूह है ना, लेकिन ये उदासीन है। ऐसे CH4, ये भी परमाणुओं का समूह है लेकिन ये उदासीन है, ये भी उदासीन है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। कैसे? देखो एक Na था प्लस, एक Cl है इसके पास आया माइनस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक प्लस और एक माइनस 0, और बन गया NaCl अर्थात नमक। तो ये भी परमाणुओं का समूह है लेकिन उदासीन है, ये भी परमाणुओं का समूह है लेकिन इस पे आवेश है, चार्ज है। तो जिनके ऊपर कोई चार्ज हो वो आयन कहलाता है, समझिए ना। और ये जो है अभी मैं बता रहा हूँ कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, वो है अणु है, वो भी एक कंपाउंड, यौगिक के अणु है, ये यौगिक का अणु है, ये भी यौगिक का अणु है। और ये जो है ये सब के सब आयन है, इनके ऊपर कोई चार्ज है। जिनके ऊपर प्लस चार्ज उनको धन आयन, और जिनके ऊपर माइनस चार्ज उनको ऋण आयन। एक चीज और देखो धनायन और ऋण आयन में, जैसे कि सोडियम की बात करो, इधर देखो ये सोडियम है, ये सोडियम अभी उदासीन है, लेकिन यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, छोड़ देता है, तो ये बन जाता है फिर Na+।
लेकिन पहले इसका नाम सोडियम था, अभी भी इसका नाम सोडियम ही है। पहले परमाणु का नाम क्या था? सोडियम। अभी आयन बन गया तो इसका नाम क्या? सोडियम ही है। ऐसे ही कैल्शियम, ये कैल्शियम और इसका जब चार्ज आ जाता है 2+ की चार्ज आ जाता है, ये कैल्शियम अब भी कैल्शियम ही है। लेकिन ऋण आयन में देखना, ये क्लोरीन है, लेकिन इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस चार्ज आ गया तो अब ये क्लोरीन नहीं रहा, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का जो परमाणु है इसको बोलेंगे क्लोरीन। लेकिन अब ये आयन बन गया तो ये कहलाता है क्लोराइड। अब ये क्लोरीन नहीं, इसको क्लोराइड के नाम से जानेंगे, है ना। क्लोरीन नहीं, अब क्लोराइड। ऐसे ही देखो, ये ऑक्सीजन, लेकिन इसके ऊपर अगर माइनस चार्ज आ गया तो अब ये ऑक्सीजन पहले था, अब इसका नाम अब ऑक्सीजन नहीं रहा, अब ये हो गया ऑक्साइड। तो क्या समझे कि धन आयनों का नाम तो वो का वही रहता है, जो परमाणु का नाम है वही उसके धन आयन का नाम है, लेकिन ऋणायन जो है उनका नाम बदल जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन का नाम हो गया ऑक्साइड, क्लोरीन का नाम हो गया क्लोराइड, ऐसे ही नाइट्रोजन का नाम हो गया नाइट्राइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके नाम बदल जाते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे एक और एग्जांपल दे लो, जैसे कि मान लो ये सल्फर है तो अब बन गया ये सल्फाइड, ठीक है ना। जैसे ही ऋणायन बन गया मतलब उसका नाम बदल गया, ठीक है ना। सल्फर था सल्फाइड हो गया, ऑक्सीजन था ऑक्साइड हो गया, क्लोरीन था क्लोराइड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ऋणायनों का नाम अर्थात एनायन का नाम बदल जाता है, ठीक है। एनायन होते ही उसका नाम बदल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? देखो, द्रव्यमान अर्थात मास, संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन, अर्थात कहीं नहीं जाता है, कोई बदलाव नहीं होता है, वो बड़ी बात है कंजर्वेशन। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान वो का वही रहता है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलता है। यानी कि कोई रिएक्शन हुई है, कोई अभिक्रिया हुई है तो जो उसका द्रव्यमान पहले था अभी भी द्रव्यमान वही है। ये मैंने पहले भी बता दिया था परमाणु सिद्धांत में कि परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है, न नया बनाया जा सकता है, जो है वो है, बस इधर से उधर, इधर से उधर, इस चीज से उस चीज में, इस पदार्थ से उस पदार्थ में, लेकिन नष्ट नहीं होता है, न बनाया जाता है। तो देखो, द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या हुआ है, इसको अच्छी तरह से समझो कि द्रव्यमान कोई पदार्थ का कहीं जाता नहीं है, कहीं नष्ट नहीं होता है, बस एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाता है। जैसे देखो, आपने मेथेन का नाम सुना होगा, CH4, ये गैस है, मेथेन गैस है, जो कि गोबर गैस का मुख्य उत्पाद है। गोबर गैस के अंदर 55% पाई जाती है। गोबर गैस का नाम सुना होगा आपने, उसमें 55% अकेली मेथेन रहती है ना। और आपकी जो LPG गैस है उसमें भी रहती है, और उसके अंदर एथेन भी रहती है, प्रोपेन भी रहती है, ब्यूटेन भी रहती है आपकी LPG में। लेकिन ऐसे समझो कि उसमें ये भी है, और ये गोबर गैस में भी है, और ये जो CNG होती है उसमें भी है। तो ये गैस है। अब देखो इसको ध्यान से, ये गैस है, और ये मान लो आपकी रसोई गैस में है, और C2H6 भी आपकी रसोई गैस वाली जो है टंकी उसके अंदर रहती है। ये मेथेन है, ये एथेन है, ऐसे ही प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट इसके सदस्य यहाँ देख लो थोड़ा सरल रूप से। यहाँ अब देखो, आपने गैस जलाई, लाइटर जलाया और गैस जली। अब गैस जली और धीरे 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 ये गैसें जो है उसमें धीरे धीरे धीरे, आपको पता है ना, गैस टंकी पूरी खाली। जब लाए थे उसके अंदर कितना वजन था, और फिर लगभग चलाते चलाते जब वो पूरी टंकी खाली हो जाती है, उसमें कहते हो आप गैस खत्म हो गई, गैस चली गई। अब ये गैस जो थी वो पदार्थ था ना, कोई पदार्थ था, तो वो जो गैस थी वो गई कहाँ पे? अभी पीछे पड़ा था, तो उसमें पता चल रहा था कि द्रव्य पदार्थ वो नष्ट नहीं होता है। तो फिर उसका द्रव्यमान कहाँ गया? वो गया कहाँ पे? द्रव्यमान मतलब उसमें वजन था, तो वो गैस की टंकी अर्थात गैस गई कहाँ पे? तो देखो, ये गैस है, क्या किया हमने? हमने इसको जलाया। अब आपको पता है ना, जलाते हैं तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब देखना, आप गैस जहाँ जला रहे हो ना, उसको कवर कर लो, ढक लो, अच्छी तरह से ढक कर फिर अंदर जलाओ, फिर नहीं जलेगी। तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होती है, तब जाके वो जलती है। तो देखो, ये गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो ये जल गई। लेकिन जलकर बना क्या? देखो ध्यान से, ये जल गई और जलकर बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में क्या निकली? ऊर्जा। क्या निकली? ऊर्जा निकली, एनर्जी निकली, हीट निकली मतलब। इसको जब जलाया तो
तो देखो ध्यान से, जब इन दोनों में रिएक्शन हुई तो ऊर्जा निकली, लेकिन पदार्थ देखो वो का वही है, कहीं गया नहीं है। कैसे? कार्बन कितना? 1। यहाँ देखो कार्बन कितना? 1। कार्बन का एक ही परमाणु था, अभी भी एक ही है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे, ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे ना, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है यहाँ पे? 2 और 1 3 हो गए ना, तो आपको लग रहा है कि 3 है। ये रिएक्शन जैसे बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना होता है। यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, तो वहां 2 है, तो यहाँ पे 4 है तो 2 कहाँ गई? वो यहाँ पे 2 H2O बनेंगे। कहने का मतलब कितने H2O? मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, आपको वहां दिखेगा नहीं। ये क्या बना? यहीं से लिख देता हूँ, पीछे लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो यह आपकी मेथेन थी और इसको क्या किया अपन ने? जला दिया, और क्या बनी फिर? CO2 और H2O, ये 2 चीज बनी। ये गैस है, इसको जलाया तो CO2 और H2O। सिंपल सी बात है। देखो जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और साथ में क्या? ऊर्जा, एनर्जी निकली, ऊर्जा निकली, हीट निकली है। उसी के लिए तो जला रहे थे इसको, कि हमें हीट चाहिए, उष्मा चाहिए, गर्मी चाहिए, ताकि हम खाना पका सकें, इसीलिए तो किया था। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितना? 1, यहाँ पे 1। हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, लेकिन ये 2 नहीं है, 2 जल के अणु बनेंगे। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, कितने हो गए? अभी भी 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के अणु लेने होते हैं। अब देखो इसको, अब ये बैलेंस है, अर्थात ये रिएक्शन हुई है। एक मेथेन को जलने के लिए, मेथेन के एक अणु को जलने के लिए 2 क्या चाहिए? ऑक्सीजन के अणु चाहिए। तो फिर वो बढ़ाएगा क्या? देगा क्या? एक तो देगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, और 2 देगा जल का अणु। अब देखो ये बैलेंस हो गई, 1 कार्बन 1 कार्बन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितनी? 4, तो यहां देखो एक अणु में 2, तो 2 अणुओं में 4, 2 दूनी 4, देख लो। तो कार्बन कितना? 1, हाइड्रोजन कितनी? 4, ऑक्सीजन कितनी? 2 2 4। तो देखो 1 4 4, यहां पे भी ऐसे ही है, कहीं नष्ट नहीं हुआ पदार्थ। देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना? 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना? एक अणु में, जल के एक अणु में 1, तो 2 अणु में 2, तो 2 तो यहाँ, 2 यहाँ, कुल कितना? 4। तो देखो 1 4 4, 1 4 4, कहीं पदार्थ नष्ट नहीं हुआ है। पदार्थ जो था, ये रिएक्शन हुई है ना यहाँ पे, इससे ये बन गया। तो बनने से पहले जितना पदार्थ था, अर्थात जितने कार्बन, जितना हाइड्रोजन, जितना ऑक्सीजन था, अभी भी उतना का उतना ही है, कहीं कुछ बदलाव नहीं है, वो का वही है। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण, अर्थात द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है, जितना था उतना ही रहता है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना? तो ये देख लो, ये लिख के बता दिया मैंने। कार्बन 1, ये रहा 1, हाइड्रोजन 4, तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ बैठी और 2 यहाँ है, 4 हो गई। इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऐसे ही एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, CO3 का देखो, CaCO3, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? मैंने बताया था, संगमरमर अर्थात मार्बल, ये मार्बल का सूत्र है। तो देखो मार्बल का जो सूत्र है ना, इसको क्या कर दो? गरम कर दो, इसको गरम कर दो, गरम करते जाओ, गरम करते जाओ, क्या बन जाएगा? देखो क्या बन जाएगा? CaO और CO2, ये बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म कर दें, ये जो चिन्ह दिखा रहा हूं मैं, ये गर्म करने का है, तो इसको गर्म कर दिया, तो ये पत्थर था, चूने का पत्थर कहते हैं इसको, या मार्बल का पत्थर कह लो, इसको गर्म कर दो। गर्म करने से CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 चीजों में टूट गए, तो ये बन गया CO, जिसको बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं? चूना या लाइम, इसको लाइम भी बोलते हैं। चूना या लाइम कहते हैं इसको। तो ये है चूना, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इससे जो ये बना है, तो देखो ध्यान से, कोई पदार्थ नष्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। कैसे? कैल्शियम कितना था? कैल्शियम का परमाणु 1, यहाँ भी कितना है? 1, यानी कि इस तीर के इधर जितने हैं उतने उधर रहेंगे। इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है
कि कोई कुछ बदलाव नहीं है, उतने के उतने रहते हैं। कैल्शियम एक, ऑक्सीजन कितने 3, देखो ध्यान से 3 है ना, तो यहाँ पे देखो 2 तो ये रहा और 1 ये रहा, कितने हुए 3। और फिर कार्बन यहाँ पे 1 है तो कार्बन यहाँ पे भी 1 है, तो कार्बन एक, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3, कहीं कोई पदार्थ गया नहीं है, कहीं नष्ट नहीं हुआ है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर ये हुआ क्या, तो इसको जब गर्म किया तो क्या हुआ, ये तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऊपर चली जाएगी। जैसे इस पत्थर को गर्म करेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस के रूप में निकलकर ऊपर चली जाएगी। तो मान लो आपने जितना भी लिया था, मान लो 100 ग्राम लिया था, 100 ग्राम का एक पत्थर लिया था मान लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर चली गई, तो क्या ये 100 ग्राम का मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, 100 ग्राम का नहीं मिलेगा। तो फिर आपको द्रव्यमान तो नष्ट हो गया क्या, नहीं हुआ। 100 ग्राम था ना, अभी भी 100 ग्राम ही मिलेगा आपको, लेकिन टोटल तो देखो कैल्शियम का 40 होता है, इसका 16 होता है द्रव्यमान, है ना, बताया था ना एटॉमिक मास, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16 और 40 कितना होता है 56, इसलिए आपको 56 ग्राम मिलेगा ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो फिर बाकी कहाँ गया 100 में से, वो यहाँ चला गया, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 1 16 है ना, तो 2 है तो यहाँ 16 दोनों 32, अर्थात 44 ग्राम क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 44 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और 56 ग्राम बन गया CaO अर्थात चूना, CaO। देखो ये पत्थर जैसा था गर्म कर दो ऐसा ही दिखेगा, साइज में तो उतना का उतना ही दिखेगा, लेकिन पहले 100 ग्राम का था, अब गैस निकल गई, अब ये पत्थर हल्का हो गया। अब पहले इसको उठाया था तो भारी लग रहा था, 100 ग्राम था, अब इसको उठाओगे तो हल्का, अर्थात क्योंकि 56 ग्राम ही रह गया इसलिए हल्का नजर आता है। आपने कभी देखा है चूने का पत्थर, अर्थात चूने के पत्थर को गर्म करके जो चूना बनता है वो, जिसको पानी में घोल के लोग व्हाइट वॉश दीवारों पे कलर या पेंट करते थे, पहले चलता था, आजकल कौन। तो और पहले तो चिनाई भी इसी से होती थी, वो वाली चीज है। तो अभी आपने हाथ में लिया हो, याद हो तो, जिसमें अगर उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो तेजी से रिएक्शन होती है, वो पूरा पानी को खींच लेता है और फिर गर्म होता है और फिर है ना फट जाता है, पूरा बिखर जाता है, वो है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, CaO की। तो ये ऐसे कैसे है, हाथ दिखेगा उतनी साइज में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ना तो ये हल्का हो जाता है वजन में। क्यों, यहाँ दिख रहा है साफ, पहले 100 ग्राम का था, हो गया 56 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों फिर क्या ज्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र कैसे, है ना, क्या बताऊंगा उसमें, देखो ध्यान से। मैं उसमें बताने वाला हूं आपको नेक्स्ट कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये क्यों लिखते हैं ऐसे, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला, इसको कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बोला, ठीक है ना। जैसे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे 2 लगते ही कार्बन डाइऑक्साइड बोला ना, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये OH के 2 लगते ही कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, इसको क्यों नहीं बोला, और इसमें यहाँ पे 2 क्यों लगा, ब्रैकेट क्यों लगा, ऐसे। ये क्या फार्मूला कैसे बनते हैं, इन चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको शेयर कर लें, औरों के पास भेज दें, है ना, जो भी आपके रिलेटिव, जानकार, दोस्त जो भी पढ़ते हैं ना, उनके पास भेजें ताकि वो भी देखें, और यहाँ पे और लोग जुड़े तो और अच्छी तरह से आपको नेक्स्ट क्लास में आके बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।